क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने जो एक लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के जैसा उसी के ऊपर बेस्ड एक और टाइप हमारा क्वेश्चन में हमें गिवन है इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। बस उसके बाद वो कहता है प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल ई। हमें इसमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ये ई, इसके इक्वल प्रूव करना है। और ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल है। तो पहले तो गिवन की बात करते हैं। गिवन में तो हम इतना लिखेंगे इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, बस, और कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं लिखेंगे। टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल ई। बात आती है प्रूफ की। अब प्रूफ हम कैसे करें? अब डायरेक्टली इस एंगल का इस एंगल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लाइन तो पैरेलल है, लेकिन कोई ऐसी एक अकेली यूनिक ट्रांसवर्सल नहीं है कि हम ऑल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग या कोइंसिडेंट के बारे में सोचें। क्योंकि जब भी हमें पैरेलल मिलेगी तो हमने यही देखा, यही सुना कि हमें ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, कोइंसिडेंट इसके बारे में सोचना ही होता है। तो वो चीज तो यहां नहीं है, तो करें क्या? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई एक अलग से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसी जैसे हमने लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में किया था। थ्रू ई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ये या ये, वो हमारी करने वाले की अपनी मर्जी है, हम जिस मर्जी के पैरेलल ड्रॉ करें। हम चाहे डीसी के पैरेलल ड्रॉ कर ले, हम चाहे एबी के पैरेलल ड्रॉ कर ले। तो मैं सीडी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थ्रू ई आप लोग कंस्ट्रक्शन लिखोगे और कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे थ्रू ई ड्रॉ लाइन पी क्यू, या जो भी तुम नेमिंग करना चाहो। थ्रू ई ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू सीडी या ए बी, वो हमारी करने वाले की अपनी मर्जी है। मैं यहां पर थ्रू ई ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू सीडी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैंने कर दिया। चलो अब बात आती है प्रूफ की। अब ये देखो, ये इसके पैरेलल है क्योंकि हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की, ये इसके पैरेलल है क्योंकि उस क्वेश्चन में उसने खुद ही दिया हुआ है। ये इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन की वजह से, ये इसके पैरेलल है गिवन होने की वजह से। तो ये इसका भी रिश्तेदार, ये इसका भी रिश्तेदार, तो ये दोनों आपस में रिश्तेदार हुए या नहीं हुए? ये दोनों आपस में रिलेटिव हुए नहीं हुए? बिल्कुल हुए। ये इसका भी रिश्तेदार है, ये इसका भी रिश्तेदार है, फिर तो ये दोनों भी आपस में रिश्तेदार हो गए, फिर तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई। चलो, तो प्रूफ में सब आप पहले लिखोगे सिंस CD पैरेलल PQ बाय कंस्ट्रक्शन, छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम में ऑल्सो PQ एक बार दोबारा आप दोबारा प्रूफ लिखोगे सिंस CD पैरेलल PQ, रीजन डालोगे बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टाइम ऑल्सो CD पैरेलल AB, रीजन डालोगे गिवन। ठीक है ना, ऐसे ही था। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे दिस इंप्लाइज AB पैरेलल PQ पैरेलल CD, इसको नंबर 1 डाल देना, अच्छा रहेगा। इसको हमने मार्क कर दिया 1। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रूफ में हम पहले लिखेंगे सिंस CD पैरेलल PQ, रीजन में बाय कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो नेक्स्ट टाइम में CD पैरेलल AB, रीजन में गिवन। तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल PQ पैरेलल CD, इसको नंबर 1 डाल देना, ये हमारा एक यूनिक काम है। अब हमने कहा ना या टेकिंग DC पैरेलल PQ, DC पैरेलल PQ और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी? देखो, बिल्कुल एंड इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी M and EM is the transversal and EM is the transversal। तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है, ये यहां ट्रांसवर्सल है, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है? सोचो,
तो इससे हमें रिजल्ट मिलता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 और 4 में रिलेशनशिप क्या हो गई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इक्वल एंगल 4, इसको डाल दिया नंबर 2। ठीक है ना? इसके पीछे रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे सिमिलरली AB पैरेलल PQ एंड EN इज द ट्रांसवर्सल। यही है ना इसके लिए तो, एंड EN इज द ट्रांसवर्सल। रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 1। इसमें हमने सारा क्लब किया हुआ है। यहां पे भी बता दूं, यहां पे तुमने लिखा जब सिंस DC पैरेलल PQ एंड EM इज द ट्रांसवर्सल, रीजन दोगे फ्रॉम 1 कि भाई पैरेलल कहां से आया? फ्रॉम 1 से आया। दिस इंप्लाइज 2 इक्वल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नंबर 2। उसके बाद फिर हमने लिखा सिमिलरली AB पैरेलल PQ and EN is the transversal from 1. तो this implies angle 1 equal angle 3, number 3. अब हमें लाना क्या था? हमें लाना था 1 plus 2. 1 कहाँ है? ये रहा। और 2 कहाँ है? ये रहा। 1 ये रहा, 2 ये रहा, इज इक्वल टू E। E कब आएगा? E तो तीनों चार का मिक्सचर है, इसको मिलाना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 2 and 3, तो 1 plus 2 इक्वल 3 plus 4, और 3 plus 4 मिला के क्या बनता है? एंगल E, जो हम लाना चाहते थे। हेंस प्रूव, लास्ट में ऐसा लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है BO and CO are the interior bisector of angle B and C of triangle ABC। क्वेश्चन है BO and CO are the interior bisectors of angle B and C of triangle ABC। तो prove that angle BOC मतलब एंगल O, एंगल BOC इक्वल 90 प्लस हाफ एंगल है। प्रूव दैट एंगल BOC मतलब ये वाला, एंगल BOC मतलब ये वाला इक्वल 90 प्लस हाफ एंगल है। एनसीईआरटी में एक ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइन्स एंड एंगल की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। उस एग्जांपल में वो भी बाइसेक्टर के ऊपर है, कुछ उसका रिजल्ट आता है 90 माइनस A/2, लेकिन वो वाला उसका सॉल्यूशन, उसको सोचने का तरीका इससे काफी मल्टीपल है। वो था एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये है इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये उससे काफी छोटा पड़ेगा, लेकिन सोचना कुछ वैसे ही होगा इसमें बहुत, लेकिन उससे आसान है। तो हमें ये चीज लानी है। तो हम ये सोचेंगे जैसा हमने उस एग्जांपल में सोचा था कि भाई एंगल O इक्वल 90 प्लस हाफ एंगल A लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखा जाए तो एंगल O हमें फाइंड आउट करना है, जो कि ये आना चाहिए। यही तो मतलब हुआ ना। तो एंगल O फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल BOC के अंदर जाना पड़ेगा। एंगल O फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल BOC के अंदर जाना पड़ेगा। अब अंदर जाने के लिए फायदा तभी है जब आपको एंगल 2 और एंगल 3 का पता हो। भाई कोई ट्राइंगल है, उसका कोई एक एंगल फाइंड आउट करना है तो बाकी दो एंगल तो पता होने चाहिए। दो एंगल पता लग जाएंगे, तीसरा एंगल हम आपको फाइंड आउट करके दे देंगे। लेकिन वो दो एंगल भी नहीं है हमारे पास, तो ना 2 का पता ना 3 का पता, तो पहले हमें 2 और 3 का पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B था। अब बाइसेक्टर करता क्या है? एंगल का बाइसेक्टर होगा तो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, साइड का बाइसेक्टर होगा तो साइड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर था तो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, तो मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बोला जाएगा। CO एंगल C का बाइसेक्टर है तो उसके दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, कौन कौन से? एंगल 4 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। चलो, ये तो हमारा सारा आगे सोचने के लिए एक मटेरियल तैयार होगा। हमारा मेन टारगेट था कि अगर एंगल O फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल BOC में जाना पड़ेगा, और BOC में अगर जाना है तो उसके बाकी दो एंगल्स कौन कौन से? 2 और 3 हमें अरेंज करने पड़ेंगे। तो उसके अरेंजमेंट पे चलते हैं। उसके अरेंजमेंट के लिए करें क्या कि फिर पूरा बड़ा ट्रायंगल में चलते हैं एक बार। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस B
प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। क्यों भाई? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। नेक्स्ट, हमने बार बार डिस्कस किया कि ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें बाइसेक्टर हमें गिवन होगा वहां पे हाफ या डबल तो जरूर लगता है, और हमने देखा लग ही रहा था वो। तो हम ये सोचे कि यहां पर इनका हाफ लगाया जाए या डबल लगाया जाए। उसमें भी हमने डिस्कस किया कि बड़े एंगल से छोटे को पकड़ना है तो हाफ लगेगा, और छोटे से बड़े पर जाना है तो डबल लगेगा। तो यहां तो ए भी पूरा है, बी भी पूरा है, सी भी पूरा है, हमें तो उनके पार्ट चाहिए, तो क्या लगाना चाहिए? हाफ हाफ लगाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी, हाफ एंगल सी, हाफ ऑफ 180। लगेगा तो सबका लगेगा, वरना किसी का नहीं लगेगा। लगा दिया। चलो, अब ए का हाफ कोई है नहीं है, तो बाइसेक्टर ही नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि टू प्रूव में a/2 ऐसा कैसा है, तो ये तो अच्छा है, ऐसा का ऐसा हमारा रेंज हो गया a/2। b/2, b का आधा कौन सा लें? b का हाफ 1b है, 2b है, हमें कौन सा लेना चाहिए? 2। क्यों हमें 2 को लेना है? क्योंकि ट्राइंगल BOC में घुसने के लिए 2 की जरूरत थी। बंधु ट्राइंगल से बाहर उसको लेके करते क्या? तो उसका आधा ले लेते हैं 2। और हमारी यही बात हुई थी, भाई इसको लाना है तो इन दो का पता करके दो मुझे। नेक्स्ट, एंगल C का आधा 4b है, 3b है, हम कौन सा लें? 3 लें। क्यों लें? क्योंकि ट्राइंगल BOC में घुसना है हमें। और 180 का आधा 9। चलो, अब हमारी बात हुई थी भाई ट्राइंगल में घुसने के लिए एंगल 2 और 3 को अरेंज करके दो। एंगल 2 और 3 हमारे अरेंज हो चुकी हैं, बस इसको अलग करना है। ठीक है, तो अलग कर लेते हैं। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 90 माइनस a/2। ये a/2 को RHS में ले गया, तो यहां आके ये माइनस हो गया, यहां आकर के माइनस हो गया। 2 प्लस 3 का रिजल्ट क्या आ गया? 90 माइनस a/2। और हमारी शुरू में यही बात हुई थी कि ट्राइंगल, ये एंगल O फाइंड आउट करना है, तो ट्राइंगल BOC में आने के लिए आपको 2 और 3 को अरेंज करके देना पड़ेगा। 2 और 3 हमारा अरेंज हो गया, इसको डाल दो नंबर 1। चलो, ट्राइंगल में घुसने की तैयारी करते हैं। इन ट्राइंगल BOC वही तीन एंगल का सम 180, एंगल 2 प्लस 3 प्लस O इक्वल 180, रीजन आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब क्या एंगल 2 हमारे पास एक्सक्लूसिव है? नहीं है। क्या 3 अकेला है, अलग से है? नहीं है। क्या 2 और 3 मिला के है? 2 प्लस 3 का रिजल्ट आया है हमारे पास? है, बिल्कुल आया है। क्या है? ये रहा 90 माइनस a/2। तो इस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह लगा देते हैं इसको, क्योंकि सी के लिए लेकर के आए थे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 90 माइनस a/2। एंगल O, इसका तो सारा कलेश ही था, इसी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, इक्वल 180 डिग्री। अब क्या करें? एंगल O फाइंड आउट करना था, आ चुका, दर्शन हो गए, इसको यहीं छोड़ो, बाकी सब भगाओ। एंगल O इक्वल 180 माइनस 90 वहां जाके माइनस प्लस ये वहां जाके प्लस एंगल a/2। 180 माइनस 90 90 90 प्लस a/2, वो आपका प्रूव हो गया। तो आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 बार लिखोगे, पैटर्न याद होना जरूरी है, लिखने का तरीका याद होना जरूरी है। ये चीजें याद हो गई तो आगे ये क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं। अभी हो सकता है कि इस क्वेश्चन को करने में आपको 3 मिनट 4 मिनट लगे, आने वाले टाइम में 1 मिनट भी नहीं लगाते स्टूडेंट्स इसको करने में, 1 मिनट से ऊपर तो जाते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं पूरा एक बार सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग गिवन में लिखोगे इन फिगर या इन फिगर, हाँ, या चलो ऐसे आप कर लो, इन ट्राइंगल ABC BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। ओवर, खत्म किया। टू प्रूव में लिखोगे एंगल O इक्वल 90 प्लस a/2। ओवर, कंस्ट्रक्शन हमने कोई की नहीं। प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। रीजन दे दोगे पीछे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बिना रीजन आपका सॉल्यूशन कूड़ा है बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे और, ये लिखना जरूरी है, एक ही लाइन में हाफ हाफ नहीं लगाओगे शुरू में। नेक्स्ट लाइन सेकंड लाइन में लिखोगे और
हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी, हाफ एंगल सी इक्वल 180/2। ठीक है, पीछे रीजन दे दोगे बिकॉज BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स, BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स। उससे कोई मतलब नहीं है कि जी ए का तो बाइसेक्टर था ही नहीं तो हमने लिखा क्यों। बाइसेक्टर एक का भी होगा तो वो चीज आ जाएगी और वो सबके लिए आएगी, अब उनका है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने रीजन में लिखा बिकॉज BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। ये हो गया। उसके बाद आपने ये एंगल पकड़ लिए, बाइसेक्टर का रीजन हम ऊपर दे ही चुके हैं। उसके बाद आपने ये 2+3 का रिजल्ट कर दिया, इसको दे दोगे नंबर 1। फिर यहाँ पे लिखोगे नाउ या सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, यहाँ लिखोगे सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, ये 180। अब क्योंकि हमने सिमिलरली लिखा है तो इसलिए हमें अब रीजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाय एंगल सम प्रोपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली नहीं लिखोगे तो रीजन इसका अलग से डालना पड़ेगा, बाय एंगल सम प्रोपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो वो आदत हम डालेंगे नहीं, सिमिलरली की आदत डालेंगे। डाल दिया, फिर आप यहाँ पे इसको ये रिप्लेस कर दोगे, पीछे रीजन आ जाएगा फ्रॉम 1। भाई बताना पड़ेगा ना 90 - a/2 कहां से आया, नंबर 1 से आया जी, तो पीछे रीजन दे दोगे फ्रॉम 1। उसके बाद कहीं कोई रीजन नहीं है, उसके बाद हमने शिफ्टिंग किया, लास्ट में हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट अब वो कहता है 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। तो पहले इतना काम करते हैं, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। पैरेलल का निशान भी लगा देते हैं, नेमिंग भी कर देते हैं ABCD और ये लाइन L दे देते हैं। यहां पे भी दे देते हैं, चलो MN पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कहते हैं 2 पैरेलल लाइंस, हाँ जी लग गई, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल वो भी लग गया। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। पहले इसी को ढूंढ लेते हैं। इसने कहा बाइसेक्टर्स किसके, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड जरा देखो कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, या तो ये वाले हैं या ये वाले हैं, है ना। तो या इसको ले लो या इसको ले लो, मैं उस साइड की ले लूं। तो ये दो मैंने इंटीरियर एंगल पकड़ लिए। अब कहते हैं इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर्स, किसका बाइसेक्टर गया ये और किसका बाइसेक्टर गया ये, 1 2 3 4, इसको नाम दे दिया O। वो कहता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, हाँ जी बन गए, ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अब उसने ये कहा कि ये प्रूव करके दो कि जब आप इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड का बाइसेक्टर करोगे ड्रॉ, तो वो दोनों बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे, जैसे मेरी फिगर में ऊपर मीट कर रहे हैं, तो प्रूव करो यहाँ पे ये 90 डिग्री पर आपस में मीट करेंगे। इसको आपको 90 डिग्री करना है, इसको आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलो जी करेंगे। बात फिर वही आती है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। अल्टीमेटली आपको एंगल O 90 डिग्री प्रूव करना है, मतलब 90 डिग्री लाना है। अब अगर इसको 90 लाना है तो ये है तो परफेक्टली एक ट्राइंगल ही MON, और ट्राइंगल का अगर एक एंगल फाइंड आउट करना हो तो बाकी 2 एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए, या तो उनकी वैल्यू पता हो या उसका रिजल्ट पता हो। तो अब अगर इस ट्राइंगल में एंगल O फाइंड आउट करना है तो एंगल 2 और एंगल 3 आपको बताना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले एंगल 2 और एंगल 3 को टारगेट करते हैं। चलो अब हमारे पास हमें ध्यान आया कि OM बाइसेक्टर है। OM अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल का बाइसेक्टर होगा तो 2 एंगल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, लाइन का बाइसेक्टर होगा तो लाइन आपकी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो इसने एंगल का बाइसेक्टर कहा था, तो मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, और ON बाइसेक्टर है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ। ठीक है, चलो ये हमारा आगे काम आएगा। काम क्या आएगा पता ही है, बाइसेक्टर है तो हाफ या डबल ही लगता है। शुरू करते हैं। टारगेट है 2 और 3 को पकड़ना, और 2 और 3 किसका पार्ट है, इस पूरे का और इसका पार्ट है ना। 2 इस पूरे का पार्ट है, 3 भी इस पूरे का पार्ट है, और ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल।
और को इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इनकी क्या रिलेशनशिप होती है? सोचो। बिल्कुल, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। एंगल BMN प्लस एंगल MNC इक्वल 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, को इंटीरियर एंगल। ओवर। चलो अब इसके बाद बाइसेक्टर है, हाफ तो लगेगा या डबल लगेगा। बड़े से छोटे पे आना है तो हाफ, छोटे से बड़े में वापस जाना है तो डबल। यहाँ बड़े से छोटे पकड़ने हैं तो हाफ आप लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम और हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये लगेगा, सबका लगेगा, वरना किसी का नहीं लगेगा। चलो BMN का हाफ 1 भी है 2 भी है, हमें कौन सा लेना चाहिए? हमें ट्रायंगल के अंदर घुसना है तो 2 लेना चाहिए। MNC इसका हाफ 3 भी है 4 भी है, हम कौन सा लें? वो लें जो हमें ट्रायंगल के अंदर काम आएगा, तो वो तो 3 है, 3 को लेते हैं। और 180 का आधा हो गया 90। हमारी बात ये हुई थी कि एंगल ओ फाइंड आउट करना है तो 2 और 3 का रिजल्ट फाइंड आउट करके दो। तो हमारा 2 और 3 का रिजल्ट आ गया और वो कितना आया? 90। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो। ट्रायंगल में घुसने की तैयारी हो गई, चलते हैं, घुसते हैं ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल MON, नाउ इन ट्रायंगल MON, 3 एंगल का सम 180। एंगल 2 प्लस 3 प्लस O इक्वल 180 डिग्री। एंगल 2 अकेला है? नहीं है। एंगल 3 अकेला है? नहीं है। क्या ये दोनों मिला के है? है, बिल्कुल है। कितना है? 90 आया जी, रखो। प्लस O इक्वल 180, तो O इक्वल 180 माइनस 90, 90 आपका आ गया। था ना बहुत आसान क्वेश्चन। तो अब इसके गिवन टू प्रूव वगैरह की बात करते हैं। गिवन में तो हम सिंपली लिखेंगे इन फिगर AB पैरेलल CD, L इज द ट्रांसवर्सल, फुल स्टॉप। OM and ON are the bisectors of interior angle on same side. OM and ON are the bisectors of interior angle on same side. To prove में आ जाएगा एंगल MON इक्वल 90 डिग्री। टू प्रूव में आएगा एंगल MON इक्वल 90 डिग्री ओवर। कंस्ट्रक्शन हमने कोई की नहीं। प्रूफ में आप लिखोगे since AB parallel CD and L is the transversal, पीछे रीजन क्या आएगा? गिवन। उसके बाद दिस इंप्लाइज एंगल BMN प्लस एंगल MNC इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड या इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ये ज्यादा बेटर रहता है। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। नेक्स्ट एंड और लिख करके हाफ हाफ हाफ। ठीक है, पीछे रीजन क्या डालेंगे? बिल्कुल, बिकॉज OM एंड ON आर द बाइसेक्टर्स। जरूर डालना है रीजन। रीजन डालने के बाद इनके आधा आधा ये वाले पकड़ लेंगे, ये रिजल्ट आ गया, इसको डाल दिया नंबर 1। ये हमारा आगे काम आएगा। नेक्स्ट टाइम सिमिलरली नहीं, नाउ इन ट्रायंगल MON, नाउ इन ट्रायंगल MON, ये प्लस से 180। रीजन क्या आएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट हमने 90 सब्स्टिट्यूट करा दिया। इसका जवाब देना पड़ेगा, क्यों आया, कहां से आया। तो इस लाइन के पीछे रिजल्ट दे देंगे फ्रॉम 1। नेक्स्ट लाइन में आपका रिजल्ट आ चुका है, लास्ट में है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए। तीनों क्वेश्चन तुमने देखा होगा मुश्किल कहीं से भी नहीं है, और तीनों क्वेश्चन में तुमने देखा है कि वो पैटर्न पे चलने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उन क्वेश्चन से भी काफी छोटा है, और मैं ये बोलूंगा आसान भी उनसे है, उनसे ज्यादा आसान भी है। लेकिन ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको याद करना पड़ेगा, इसको तुम्हें रटना पड़ेगा। इसका वे ऑफ सॉल्यूशन आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वे ऑफ सॉल्यूशन याद किया है तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इससे पहले वाले जो 2-3 हमने क्वेश्चन किए वो एक पैटर्न पे चलने वाले क्वेश्चन थे।
और तुमने देखा चला भी वो ऐसे ही था, ठीक है ना। लेकिन ये उस पैटर्न पे चलने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तुम्हें याद होगा लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसको भी याद आ गया होगा वो आपको याद ही करना पड़ा था। एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक अंदर ट्रायंगल बना हुआ था, एक बाहर की तरफ वो ट्रायंगल बना था, उसको भी तुम्हें याद ही करना पड़ा था। एनसीईआरटी की लाइंस एंड एंगल की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल, जिसमें वो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, उसको भी तुम्हें याद ही करना पड़ा था। आज के जो हमने 3 क्वेश्चन किए वो याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत याद भी थोड़ा बहुत भी ध्यान अगर करोगे, उसका वे ऑफ सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप उसको कर पाओगे। लेकिन अब जो बता रहा हूं, जब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये एग्जैक्टली रटना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कहा, ये मैंने इसलिए कहा रटना, इसलिए मैंने ये टर्म यूज की, क्योंकि मैं हर साल देखता हूं ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जो भी मैं करवाने जा रहा हूं, थोड़े दिन बाद, मतलब 2 हफ्ते बाद ही अगर तुम्हारे आगे आएगा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे इसको। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर ये दोबारा आएगा, हम कर नहीं पाएंगे इसको। तो इसको मल्टीपल टाइम करने के बाद आपको इसको रिटेन करना जरूरी है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वाला क्वेश्चन का यूजेज आपको 10th क्लास में 2 बार मिलता है, इसलिए भी मैं इस पर ज्यादा जोर डाल रहा हूं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट A। ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट A, मैंने मार्क कर दिया। फिर कहता है AL परपेंडिकुलर टू BC। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? 90 डिग्री बनाना। ये 90 डिग्री का मैंने निशान डाल दिया। तो कहता है प्रूव दैट एंगल BAL, मतलब ये इसको नंबर 1 एंगल डाल दो, एंगल 1 इक्वल एंगल ACB, मतलब एंगल C। हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, इस इतने से एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। सॉल्यूशन तुम देखोगे बड़ा छोटा है, लेकिन वे ऑफ सॉल्यूशन याद नहीं आया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। तो पहले हम ये देखते हैं, उसने ये कहा ABC राइट ट्रायंगल है, A पर राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब A अकेला 90 हुआ। दूसरी बात, ट्रायंगल के 3 एंगल हैं ABC, तीनों का सम 180 होगा। तो पहले उस पर काम करते हैं। हाँ, पहले गिवन में आप लिखोगे इन फिगर ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट A, फुल स्टॉप, AL परपेंडिकुलर BC, फुल स्टॉप, टू प्रूव एंगल 1 इक्वल एंगल C। कंस्ट्रक्शन कोई यहाँ पे नहीं होगी, प्रूफ में अब हम शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, शुरू में आएगा इन ट्रायंगल ABC क्या? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे पीछे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट लाइन, क्या एंगल C हमारे पास है? नहीं। B हमारे पास है? नहीं। क्या किसी का बाइसेक्टर है? नहीं। बाइसेक्टर नहीं है तो हाफ तो ऐसे नहीं लगेगा, हाफ इंटरवल। क्या एंगल A हमारे पास है? बिल्कुल। कितना है? 90 डिग्री, राइट एंगल उसने कहा था। इसके लगा दे 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180। अब ये 90 कहां से आया, इसका भी तो रीजन देना पड़ेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या डालोगे यहां पर? बिकॉज एंगल A इज अ राइट एंगल, बिकॉज A इज ए राइट एंगल लिखना जरूरी है। इसके पीछे बताना पड़ेगा ना 90 कहां से आया। तो B प्लस C आ गया हमारा 90, क्योंकि 180 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका ये बच गया। इसको डाल दो नंबर 1, इसको डब्बे में डाल दो। चलो नाउ अब चलते हैं इन ट्रायंगल ALB, इन ट्रायंगल ALB, क्योंकि C तो हम पकड़ चुके हैं, C तो हमारा ये हमने पकड़ लिया जो C चाहिए था। एंगल 1 चाहिए, एंगल 1 तो आया नहीं ना इसमें कहीं भी। बाइसेक्टर होता तो चलो एक का हाफ कर भी लेते, बाइसेक्टर तो था ही नहीं। तो खैर एंगल 1 पकड़ना है, तो एंगल 1 कौन से ट्रायंगल का एंगल है?
एंगल 1 तो जी ट्राइंगल ABL का है, तो इसमें चलते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सिमिलरली इन ट्राइंगल ABL, क्या एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल L इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे? बिल्कुल गलत, बिल्कुल रीजन नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने सिमिलरली किया है कि जो काम ऊपर किया वही काम नीचे करेंगे, जो रीजन ऊपर डाला वही रीजन नीचे डालेंगे। तो जब हम सिमिलरली लिखते हैं तो फिर वो सिमिलर रीजन डालने की जरूरत नहीं होती। भाई ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, यहाँ भी वही होगी, इसीलिए हमने सिमिलरली लिखा, इसीलिए हम इसके पीछे कोई रीजन हम डालने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली नहीं लिखोगे तो रीजन डालना पड़ेगा। खैर, क्या एंगल 1 हमारे पास है? नहीं है। क्या एंगल B हमारे पास है? नहीं है। क्या एंगल L हमारे पास है? बिल्कुल। कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का मतलब 90 इक्वल 180 डिग्री। अब इसका रीजन डालना है यहाँ पर पीछे, इसका तो रीजन आएगा, तो इसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज AL परपेंडिकुलर BC। वहां पे भी 90 आया था, यहाँ पे भी 90 आता है, लेकिन वहां पे 90 का रीजन कुछ और था, वहां पे राइट एंगल हमें बोला गया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला गया था। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो राइट एंगल होने की वजह से 90 है, ये परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 है। तो इसके पीछे रीजन आएगा बिकॉज AL परपेंडिकुलर BC, AL परपेंडिकुलर BC। तो चलो अब क्या हो गया? 1 प्लस B इक्वल 180, यहाँ के माइनस 90, तो कितना बच गया? 90। इसको डाल दो नंबर 2, इसको डाल दो नंबर 2, इसे डब्बे में बंद कर दो। अब देखो, नंबर 1 की RHS क्या है? 90। नंबर 2 की भी RHS क्या है? 90। नंबर 1 की RHS क्या है? 90। नंबर 2 की भी RHS क्या है? 90। जब दोनों की RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी ना। ऐसा हम लिखेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूं। तो हम यहाँ पे तो सीधा लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड टू वी गेट B प्लस C इक्वल 1 प्लस B। ठीक है ना? ये प्लस C इक्वल ये प्लस से, लो जी B से B कैंसिल, क्या बच गया? एंगल 1 इक्वल एंगल C, जो हम लाना चाहते थे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, दोनों में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज किया है, दोनों में एक 90 ही यूज किया है, उसके बाद दोनों के रिजल्ट को इक्वेट करा दिया, B से B कैंसिल होकर आंसर आ गया। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही चीज देखी है, और तुम अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लेना। 2 हफ्ते बाद इस क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें दूंगा, हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद नहीं आएगा कैसे करना था। उस वक्त आप देख के कर लोगे, देख के करना भी चाहिए, नहीं आ रहा तो। लेकिन फिर मैं थोड़े दिन बाद इसको दोबारा दूंगा, फिर याद नहीं आएगा, फिर दोबारा दूंगा, याद नहीं आएगा। 5-6 बार जब आप इसको करोगे तब याद आएगा, तब याद रहेगा, अदरवाइज रहेगा नहीं। तो क्यों हम उतना लंबा टाइम लेकर के जाएं? अभी उतनी बार ना कर लें जी कि हमें कुछ 2-3 महीने तक तो एटलीस्ट याद रहे। और एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें शायद लगा होगा कि इसमें अच्छे वाली क्या बात थी। अच्छे वाली बात इसीलिए है क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका वे ऑफ सॉल्यूशन याद नहीं रहता। तो इसके साथ आज की सभा यही समाप्त। ये सारे क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दोगे। धन्यवाद।